चलता मैं ज़रा घाई यानी कि जल्दी में है। मोटिया ने बेसब्री दर्शाई। ठहर ना, काय की घाई। उसने मोटिया के कंधे से लटका एयर बैग खींच कर उसे रोका। इतना बड़ा बैग लेके? मीम साहब ने मॉडर्न वाइन शॉप से ताबड़तोड़ एक क्रेट चिल्ड बियर लाने को बोला। वहीच इसमें भर के लाएगा। आज किट्टी पार्टी है। बहुत मेम साहब लोग घर में आया। मेरे को देरी होएगा ना तो बहुत वांदा होएगा। मोटिया लगभग अपने को छुड़ाता हुआ तीर सा गेट से बाहर हो गया। वह अनायास अपने चेहरे पर फैलती अर्थपूर्ण मुस्कुराहट को बड़ी देर तक खुदी हुई महसूस करता रहा। 2.5 घंटे के उपरांत पार्टी के ताम झाम से निवृत्त होकर मोटिया उससे मिलने आया तो उसकी आंतरिक प्रसन्नता पके गुलरों जैसी दरकी हुई अनुभव हुई। खोदने पर उसने बताया कि दोपहर वह पूरे समय मेम साहब की सेवा में होता है। सिगरेट खत्म हो गई तो ला देना, बियर के क्रेट लाना और फटाफट बोतलों को ठिकाने लगाना, नीलम से सीख कबाब या फिश रोल्स ले आना, लिंकिंग रोड जाकर ब्यूटी आर्ट में मेम साहब के कपड़े धोने के लिए डाल आना आदि। मेम साहब दोपहर का खाना ही उसे नहीं खिलाती, खासी टिप्स भी थमाती रहती हैं। पूरे पैसे वह ईमानदारी से नाना के हाथ में रख देता। ज़रूरत ही नहीं होती उसे। हाँ, मेम साहब ने एक हिदायत ज़रूर दे रखी है कि यह सब उनका व्यक्तिगत मामला है। किसी को उनकी दिनचर्या की कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। फिर अपने को क्या? अपने को फ़कत अपने काम से मतलब, मोटिया ने सियानेपन में डूबकर टिप्पणी की। हालांकि उसे वह घर का सारा कच्चा चिट्ठा ब्यौरेवार बता गया, मगर वह शायद इसलिए निसंकोच हुआ कि उसकी नौकरी लगी ही उसके प्रयत्नों से थी और वह किन्हीं भी परिस्थितियों में उसका अहित नहीं चाहेगा। मेम साहब भी घरेलू अशांति से मोटिया विचलित नजर आया। मोटिया की बातों से यह भी जाहिर हुआ कि उसके मन में मेम साहब के प्रति सम्मान ही नहीं, ममत्व की भावना भी पैदा हो गई है और विरोध में साहब के प्रति उतनी ही तीव्र प्रतिशोधी कड़वाहट। उसने पहुंचे हुए अनुभवी की तरह गुरु मंत्र पिलाया। ठीक कहता है तू। तेरे को क्या? हाँ, फ़कत काम से मतलब, पगार से मतलब, किसी के लफड़े में नहीं पड़ने का। हाँ, और अब ये बिल्डिंग में रहने वाले मियाँ बीवी अगलीच है। इनका कोई पन काम एक दूसरे की मालूमात में नहीं होता। फ़कत इतनाच कि ये मियाँ बीवी हैं और एकच घर में रहते। उसने मोटिया के निश्चल किशोर मन के अभावों और उसकी ममत्व की प्यास को मेम साहब की ओर उन्मुख न होने देने के उद्देश्य से चेतावनी दी। नौकर घर घर नाता जोड़े तो पिच्छू वो नौकरी छूटने पर जिंदा नहीं बचने का। मोटिया उसकी सीख को बेअसर भाव से मुंह बाए खामोशी से सुनता रहा। मुश्किल से 8-10 दिन ही हुए होंगे। गेट पर उसके सैल्यूट की अपेक्षा करते हुए सक्सेना साहब ने सख्त आवाज में उससे पूछा, मोटिया कहाँ है? वह कार की खिड़की से तनिक बाहर को झांकती उसकी अकड़ी गर्दन के करीब आकर खड़ा हो गया, विनीत सा। काम पर नहीं आया क्या साहब? 2 रोज से बास्टर्ड ने शक्ल नहीं दिखाई। लगता है हरामजादे को मेम साहब से ज़रा ज़्यादा ही टिप मिलने लगी है। तभी याद ही नहीं रख पा रहा है कि मैं बगैर धुली गाड़ी में बाहर नहीं निकलता। वह उसके खौलते क्रोध से सकपका सा गया। समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। छोकरा सीधा है साहब, ज़रूर बीमार बीमार पड़ा होएगा, पता करता मैं। पता करो। उसका स्वर चट्टान पर हथौड़े सा टनका। गाड़ी उसकी औकात रोनती सर्र से गेट से बाहर हो गई। वह मन ही मन ताव खाकर रह गया। अजीब है ये साहब लोग। एक तो इन्हें नौकर खोज कर दो, ऊपर से उसका आता पता भी रखो। कुछ हो गया तो सारा दोष उसी पर। मोटिया के काम पर न आने की वजह से उसे सरासर बूढ़े की अस्वस्थता लगी। वह आशंकित हो उठा। ज़रूर बूढ़ा मरने मराने को होगा। बूढ़ी हड्डियां आखिर कब तक घिसटती नहीं तो मोटिया खाड़ा करने वालों में से तो नहीं है। कम से कम वह मेम साहब को तो आकर बोल के जाता। कोई खबर नहीं। इसका मतलब है कि अगर सचमुच बूढ़े को कहीं कुछ हो गया तो मोटा इस संसार में एकदम अनाथ हो जाएगा। मोटिया के अचानक अनाथ हो जाने की भयावह कल्पना से तावड़े अन्यमनस्क हो उठा। मुश्किल से उसका घर खोज पाया। जिन बातों की आशंका थी उसके विपरीत मोटिया को खटिया से लगा बुखार में तपता पाया। बूढ़ा धंधा छोड़कर उसके सिराने बैठा मिला। उसके माथे पर
ठंडी पट्टियां चढ़ाता। उसे देखकर निर्जीव से हो रहे मोटिया और चिंतित नाना के चेहरे पर दिप से रौनक फूटी। मेम साहब बहुत हैरान होंगी ना। नाना से मैं बोला कि तुमको खबर देने को। मेम साहब को पता पड़ जाएगा कि मैं ताप में हूँ, पड़ेगा तो वो नक्कीच मेरे को देखने को आएंगी। लई प्रेमालू है वो, पर नाना मेरे को छोड़ के हटता ही नहीं। वह सकते में आ गया मेम साहब के प्रति मोटिया की माया और विश्वास देख। बड़ी देर तक उसके निकट बैठा और उसकी बीमारी और दवा दारू के बारे में बाबा से बतियाता रहा। उसे ढांढस बंधाया, फ्लू कमज़ोर कर देता है, ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश ना करें। जल्द ठीक होकर काम पर पहुंचे। हिम्मत ही नहीं पड़ी कि सक्सेना साहब के चढ़े तेवरों के विषय में बता दे, और यह भी कि जिस मेम साहब की याद में वह अधमरा हुआ जा रहा था, वे एक बार भी नहीं बल्कि कई कई बार उसके सामने से सर्र से गुजर गईं। किसी ने पूछा तो वे हैं सक्सेना साहब, वह भी अपनी गरज के चलते, क्योंकि वे बगैर धुली गाड़ी के बाहर से घर के बाहर पाँव नहीं देते। गाड़ी के न धुल पाने की नाराजगी के साथ साथ उसे सक्सेना साहब के मोटिया पर अधिक भड़के होने की एक और वजह लगी, जो उनके कटाक्षपूर्ण लहजे से साफ जाहिर हुआ कि मोटिया के द्वारा मेम साहब की विशेष खिदमत उन्हें सख्त नागवार गुजर रही है। मोटिया की उम्र के कई छोकरे अनुभवों के आवे में पक तप के लाग लपेट के फंदे में न आते, मगर 10 घरों का काम छोड़ पकड़ कर ही यह दुनियादारी उनमें रच बस पाती। मोटिया का बामुश्किल यह दूसरा घर है। वह नहीं जानता कि इमारतों में रहने वाले का घर कभी उसका अपना घर नहीं हो सकता। मोटिया की मेम साहब के प्रति प्रगाढ़ता पहले भी उसे अखरी थी और उसने उसे सतर्क किया था, किंतु मोटिया के कोमल मन के मुगालते को दोबारा तोड़ना जरूरी लगा। सुबह सक्सेना साहब से हुई भेंट का विवरण उसने अनिच्छा के बावजूद मोटिया को ज्यों का त्यों कह सुनाया। सुनकर मोटिया का चेहरा बुझ गया। साहब तो ऐसा है ही, पन मेम साहब। ललाई आंख फेरकर वह टकटकी लगाए बड़ी देर तक छत के पतरे को ताकता रहा। मेम साहब उसे अपनी छोटी सी जिंदगी में देखी गई उन तमाम औरतों से भिन्न लगी, जो मोहल्ले के रिश्ते से उसे अपनत्व से दुलराती रहीं। आंखों के छत का पतरा एकदम ओझल हो गया। इतनी लबालबा आई जैसे फूल खुपटने को अपनी ओर लचाई हुई टहनी अचानक डाल समेत चरमराकर पेड़ से अलग हो गई हो। मेम साहब की बातें मथने लगी। मुझे तो बस कहने भर को घर मिला है, वह सारी मौज मस्ती तो वक्त कटी है। साहब कहने को पति है और मैं कहलाने को बीवी। अक्सर जो देरी से घर आते हैं ना, उसी छिनार के फ्लैट में रहते हैं। नया फ्लैट, नई गाड़ी खरीद के दी है उसे, वही हरे रंग वाली गाड़ी। किसी रोज ड्राइवर की आंख बचाकर मैं इंजन में किलो भर शक्कर डाल के छोड़ेगा गाड़ी की छुट्टी। उसकी बातें सुनकर मेम साहब खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। तू इतना ख्याल रखता है मेरा, तुझे तो मैं गोद ले लूँगी। वह उनके अपनेपन से खिल आया था। अक्सर छूट लेने लगा था उन्हें मम्मी जी कहकर पुकारने की। आपत्ति नहीं की उन्होंने, कोई औलाद भी तो नहीं थी उनके। चलते समय उदास मन से मोटिया बोला, वह साहब और मेम साहब को उसके बिस्तर से लगे होने की खबर कर दे और खबर न कर पाने की मजबूरी भी स्पष्ट कर दे। ठीक होते ही वह काम पर पहुंच जाएगा। उसने साहब और मेम साहब दोनों को ही अलग अलग खबर दी। साहब ने अविश्वास से हूँ भर किया। मेम साहब उसके बुखार की बात सुनकर सचमुच चिंतित हो उठी। उसे कहना कि जब तक वह एकदम ठीक न हो जाए काम पर न आए। फिर आहिस्ता से आत्मीय स्वर में बोली, दवा दारू की खातिर रुपये पैसों की ज़रूरत हो मोटिया को तो ले जाना मुझसे। दे देने और मांग लेने के लिए कहने में बड़ा फ़र्क है नियत का। उसे मेम साहब की कुछ क्षण पहले की सहानुभूति घड़ियाली आंसू प्रतीत हुई, पर मोटिया है कि मेम साहब पर अकुआई अपने आस्था का लेश मात्र इधर से उधर नहीं खिसकाना चाहता। 7वें रोज मोटिया पूर्वत अपने काम पर पहुंचा तो वापसी में उससे मिलता हुआ गया।